मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज कूटनीति पर आगे चर्चा करें। पिछले व्याख्यान में हमने कूटनीति के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारियां प्राप्त की थी और आज और फिर उसके प्रकृति के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज कूटनीति के प्रकार और उसके आगे की चर्चा करें। कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सर्वाधिक चुटीला विषय है, जिसने वार्ता करते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत ही कौशल पूर्वक करता है, वही व्यक्ति बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ माना जाता है। यह केवल वार्ता कौशल है। जैसे एक राजा था, एक ज्योतिषी उसके पास आया। ज्योतिषी ने राजा की कुंडली का अध्ययन किया और उसने कहा कि तुम सबसे आखिर में मरोगे। तुम्हारे परिवार के जितने सदस्य हैं, सबके मरने के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा को बहुत बुरा लगा। उसने उस ज्योतिषी को दंडित किया। अगले दिन एक दूसरा ज्योतिष आया। उसने राजा से कहा कि राजन, आपकी आयु आपके परिवार में सबसे अधिक है। राजा ने उस ज्योतिषी को पुरस्कृत किया। तो बोलने का एक ढंग होता है। आप इस ढंग से बोलिए कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों का, आपके वचनों का, आपके द्वारा कहे गए तथ्यों को बिल्कुल मान लेवे, वह उसका कायल हो जाए। यही कूटनीति है। तो देखें आज कूटनीति के प्रकारों पर। सबसे पहले पुराना राजनय या पुराना कूटनीति। पुराने समय में, मतलब कि विशेष करके प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जो यूरोप में कूटनीतिक व्यवस्था प्रचलित थी या कूटनीति प्रचलित थी, उसके अंतर्गत के बड़े राष्ट्र ही इसमें भाग लेते थे। छोटे राज्यों को इसमें कूटनीतिक वार्ताओं में, कूटनीतिक सम्मेलनों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी या उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। बड़े राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ये ऐसे बड़े बड़े राष्ट्र थे जो कि पूरे यूरोप का, मतलब पूरे विश्व का भाग्य का निर्धारण करते थे अपने कूटनीतिक सम्मेलनों के माध्यम से। छोटे राज्यों को इसमें भाग लेने के लिए बुलाया नहीं जाता था। और इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि छोटे राज्यों का संरक्षण बड़े राष्ट्र किया करते थे। आपको मालूम होगा कि स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो विदेश नीति के क्षेत्र में तटस्थता की नीति का पालन करता है। उसका दुनिया के विभिन्न देशों से व्यापारिक आर्थिक संबंध है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वह किसी भी देश के साथ बंधा हुआ नहीं है। एक तो बिल्कुल छोटा सा देश, मुश्किल से 25-27 लाख की जनसंख्या, और वह सदियों से अपने तटस्थता की रक्षा करता हुआ आया है। तो इस प्रकार से छोटे राज्यों को पूरा संरक्षण दिया जाता था, लेकिन छोटे राष्ट्रों को कूटनीतिक सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता था। यह था पुराना राजनय। नया राजनय विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में, यह जो नया राजनय है, इसमें प्रजातांत्रिक स्वरूप दिखा जाता है। जनता रुचि लेकर के उन चीजों को सुनती है, जानती है। जनता को विरोध करने का अधिकार होता है। हमारा कूटनीतिक प्रतिनिधि कहीं भी जाता है तो उसकी सूचना पूरे देश को हो जाती है कि हमारे देश का एक प्रतिनिधि मंडल या हमारे देश के प्रतिनिधि अमुक देश जाकर के किसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो जनता का कमेंट, जनता उस विषय पर अपनी समीक्षा, अपने विचारों को अभिव्यक्त करती है और उन कूटनीतिक प्रतिनिधियों को सभी चीजें जनता को बतानी आवश्यक होती है।
क्योंकि आज वो जमाना गया जब गुप्त रूप से कूटनीतिक वार्ताएं होती थी और अनेक प्रकार के गुप्त समझौते हुआ करते थे। इन गुप्त समझौतों की जानकारी केवल दोनों पक्षों के शासनाध्यक्षों को या सम्राटों को ही हुआ करती थी और अन्य किसी को इसके बारे में कुछ सूचना न तो दी जाती थी न कोई उनको सूचना मिलती थी। तो ये नया राजनय है। इस नया राजनय के अंतर्गत देखें कौन कौन से राजनय हैं। सबसे पहले है प्रजातांत्रिक व्यवस्था या प्रजातांत्रिक राजनय। प्रजातांत्रिक राजनय है, इसमें जनता की भागीदारी होती है। जनता की भागीदारी किस रूप में कि कूटनीतिक प्रतिनिधि जो भी वार्ताएं करता है, इन सभी वार्ताओं की जानकारी जनता को दी जाती है। जनता अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है और भारत जैसे देश में जहां पर कि टीवी चैनल्स अपने वाद विवादों के माध्यम से या विभिन्न एक्सपर्ट्स को बुला करके उनसे ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक चुटकुला आता है कि पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण के संदर्भ में जो अगला कदम उठाने वाले हैं उसके बारे में वो बहुत जल्दी भारत के समाचार चैनलों को देखने वाले हैं, देख करके फिर अगला कदम उठाएंगे। तो देखिए भारत के टीवी चैनल्स जो है, समाचार चैनल्स किस प्रकार से बातें कहते हैं कि हम लोग उसको एक हास्य के रूप में लेते हैं कि किस किस रूप से इस प्रकार से बातें होती हैं। तो ये प्रजातांत्रिक राजनय है। जनता को विरोध करने का भी अधिकार होता है। जनता समय समय पर समर्थन या विरोध करती है। दूसरा है सर्वाधिकारवादी राजनय। सर्वाधिकारवाद, सबे भूमि गोपाल की, जहां पर व्यक्ति के निजी जीवन में भी शासन का अधिकार होता है, उसे सर्वाधिकारवादी व्यवस्था कहते हैं। निजी जीवन, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किससे विवाह करेगा, कितनी संतानें जन्म देगा, इन सभी चीजों पर भी जहां पर शासन का अधिकार माना जाता है उसे सर्वाधिकारवादी व्यवस्था कहते हैं। तो सर्वाधिकारवादी व्यवस्था साम्यवादी शासन व्यवस्था, नाजीवाद, फांसीवाद, इन सबको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। तो इन सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं के अंतर्गत राजनय कैसा होता है, यहां पर विचारधारा का प्रसार और प्रचार होता है कि किस प्रकार से हम काम करें ताकि हमारी विचारधारा का दुनिया के विभिन्न देशों में प्रचार प्रसार हो सके। और इनके लिए संधि समझौते ये सब केवल कागज के टुकड़े हैं। क्या हुआ 1938 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर एक राइनलैंड पर अपना अधिकार किया, अपने पड़ोसी देश के साथ एक समझौता किया, क्योंकि उस पड़ोसी देश में जर्मन लोग रहा करते थे। तो ब्रिटेन आया, चैम्बरलेन प्रधानमंत्री थे। तो चूंकि इसके पहले के वर्षों में 35, 36, 37, 38 तक लगातार वह हिटलर अपने पड़ोसी राज्यों में जहां पर भी जर्मन लोग रहते थे उन क्षेत्रों को अपने में मिला चुका था और इंग्लैंड, फ्रांस आदि उन देशों को पटा करके, उन देशों को बाध्य करके उस क्षेत्र पर जर्मनी के अधिकार को स्वीकार कर रहे थे। फिर 1938 आया। 1938 में फिर से हिटलर ने इसी प्रकार की मांग की कि अमुक क्षेत्र में जर्मन रहते हैं इसलिए वो मेरा क्षेत्र है। चैम्बरलेन ने कहा देखो ये तुम्हारी आखिरी मांग है ना। हिटलर का बिल्कुल आखिरी मांग है, इसके बाद फिर कोई मेरी मांग नहीं है, चलो लिख कर दो। हिटलर ने लिख कर दे दिया कि यह मेरी आखिरी मांग है, इसके बाद कोई मांग नहीं रखूंगा। चैम्बरलेन ने वह क्षेत्र, दूसरे देश का वह क्षेत्र जर्मनी को दे दिया और वो कागज का टुकड़ा लेकर के चैम्बरलेन लंदन पहुंचा और लंदन में हिथरो हवाई अड्डे पर उतरा और उतरते हुए उस कागज को जनता को दिखाने लगा। जो लोग वहां पर थे वहां पर उनको दिखाने लगा कि देखो मैं हिटलर से लिखवा के ले आया हूं। क्या हुआ, इसके 6-8 महीने के बाद हिटलर ने पूरे यूरोप पर अधिकार करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर
शुरू कर दिया। तो इन तानाशाहों के लिए, सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं के लिए संधि समझौते केवल कागज के टुकड़े होते हैं, इसके अलावा उसका कोई अन्य महत्व नहीं होता। इसी प्रकार से इसी हिटलर ने 1941 में सोवियत संघ के साथ किए गए अनाक्रमण समझौते को निरस्त करते हुए, रद्द करते हुए उसने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया था। यह सर्वाधिकारवादी राजनय है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, हम जैसा कहेंगे वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तीसरा है सम्मेलनों का राजनय। एक उदाहरण देता हूं। हम अपने भारत में गणेशोत्सव मनाते हैं, बड़े धूमधाम से, बड़े जोर शोर से दुर्गोत्सव मनाते हैं। जरा गौर करिए कि क्या इस प्रकार के सार्वजनिक गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव में हम अपनी भक्ति कर सकते हैं? यहां पर भक्ति नहीं होती, क्योंकि इतने जोर शोर से वहां पर गाने चलते रहते हैं, चाहे कोई भी धार्मिक गाना हो, चाहे कोई भी गाना हो, इतने जोर शोर से वहां पर आवाज आती रहती है। ऐसे शोरगुल के वातावरण में भक्ति नहीं हो सकती। तो फिर क्यों करते हैं? इसके पीछे है, इससे सामाजिकता की भावना बढ़ती है। पूरे नगर भर के, शहर भर के सब हजारों लाखों की संख्या में उस स्थल पर पहुंचते हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं, मेल मुलाकात होती है, संपर्कों का दायरा बढ़ता है, संबंध बनते हैं। ये उसका सबसे बड़ा सामाजिक पक्ष है, यही एकमात्र इसका लाभ है। और इसी उद्देश्य से कि सामाजिक भावना बढ़े, लोकमान्य तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी सम्मेलनों का राजनय होता है। समय समय पर विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से संपर्क बनता है, दोस्ती होती है, और ये दोस्ती समस्याओं के समाधान में, संकट के समय में बहुत काम आती है। तो सम्मेलनों का राजनय, अनेक प्रकार के सम्मेलन होते हैं, जैसे शिखर सम्मेलन, जहां पर राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। जिस सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है, सम्राट भी हो सकता है, उसे शिखर सम्मेलन कहते हैं। दूसरा होता है विदेश मंत्री स्तर का सम्मेलन। तीसरा होता है अधिकारी स्तर का सम्मेलन, जहां पर विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है, उसमें केवल विभिन्न देशों के विभिन्न राष्ट्रों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। जो अधिकारी स्तर का सम्मेलन होता है, उसमें केवल विभिन्न देशों के अधिकारी स्तर के व्यक्ति भाग लेते हैं। जैसे सीमा विवाद को लेकर के भारत चीन के बीच कई स्तरों पर वार्ता होती रहती है, तो ये अधिकारी स्तर की वार्ता, तो अलग अलग स्तर की वार्ताएं होती हैं। तो सम्मेलन, समय समय पर सम्मेलन बुलाए जाते हैं। सम्मेलन से न केवल हाय हॉल होता है, अपितु एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के पक्ष को समझने, जानने का अवसर मिलता है। ये सम्मेलनों का राजनय है। जब कभी भी विभिन्न देशों के बीच कोई समझौता होता है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर के सिग्नेचर कर देते हैं, समझौता हो जाता है। ऐसा नहीं होता। 50 बार, सैकड़ों बार विभिन्न विषयों पर लंबी चर्चा होती है। इस चर्चा के बाद दोनों पक्ष उस पर सहमति देते हैं, मतभेदों को दूर किया जाता है। दोनों राष्ट्रों के द्वारा व्यापक तौर पर उस पर विचार विमर्श होने के बाद उस पर सहमति दी जाती है, असहमति को दूर करने का प्रयास किया जाता है, तब जाकर के समझौता होता है। समझौता में दोनों पक्ष के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ये होता है। तो सम्मेलनों का राजनय, सम्मेलन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय और द्विपक्षीय समस्याओं का समाधान करना। फिर है शिखर राजनय,
अभी चर्चा हुई थी, जैसे अभी G20 का शिखर सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में। यह शिखर सम्मेलन है, वहां पर बातें होती हैं और सब चीजों पर चर्चा होने के बाद एक विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है। विज्ञप्ति में जिन चीजों पर राष्ट्रों के बीच सहमति होती है उन चीजों को प्रकाशित किया जाता है कि इन इन विषयों पर चर्चा हुई और सहमति पाई गई, तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये शिखर सम्मेलन है, शिखर राजनय है। फिर है व्यापारिक राजनय। व्यापारिक राजनय आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में वृद्धि के लिए ये व्यापारिक राजनय होता है। फिर है सैनिक राजनय। जब विभिन्न सैनिक तानाशाह आपस में चर्चा करते हैं, आपस में बात करते हैं, सम्मेलन करते हैं, तो उसे सैनिक राजनय कहा जाता है। और इन सैनिक तानाशाहों के लिए संधि समझौता कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो लोग तो किसी नियम कानून को मानते नहीं है, किसी बंधन को स्वीकार नहीं करते, जबकि कानून हो या संविधान बंधन लाता है। तो ये सैनिक राजनय, जो करना है हम करेंगे, आप रोक सकते हैं रोकिए, नहीं तो हमको मानिए। और मुक्त राजनय, विभिन्न विषयों पर आपस में चर्चा होती है, ये मुक्त राजनय है। फिर है गुप्त राजनय। गुप्त राजनय की प्रकृति आजकल खत्म होती जा रही है, क्योंकि आजकल मान लीजिए कोई भी एक हमारा मंत्री, हमारा कोई अधिकारी विदेश जाता है किसी विषय पर चर्चा करने के लिए, तो पूरे देश को पता चल जाता है कि अमुक अधिकारी अमुक विषय पर चर्चा करने के लिए अमुक राष्ट्र में जा रहा है। तो आजकल खुला राजनय का समय है, गुप्त राजनय आजकल नहीं होते। पुराने जमाने में या द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक गुप्त राजनीति का ज्यादा बोलबाला था। जैसे हिटलर और स्टालिन ने जो समझौता किया था पोलैंड को लेकर के, हिटलर और स्टालिन ने जो समझौता किया था कि हम दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे अगले 10 साल तक, और एक गुप्त बात थी कि पोलैंड को दोनों आधा बांट लेंगे, बाप का माल है बांट लेंगे। तो पोलैंड पर इधर से पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर से हिटलर ने आक्रमण किया, उधर स्टालिन ने पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर से आक्रमण किया। तो इस प्रकार से गुप्त राजनय उस जमाने में हुआ करता था। और फिर है प्रचार राजनय, अपने विचारधारा का प्रचार करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रों को अपने गुट में सम्मिलित किया जा सके। जैसे सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करने के लिए विभिन्न देशों में प्रतिनिधिमंडल समय समय पर भेजे थे, और प्रचार में उसका बहुत ज्यादा खर्चा होता था। तो ये राजनय के विभिन्न प्रकार हैं। अब आगे देखें कार्य क्या है। कूटनीति के, कूटनयिक प्रतिनिधि के या कूटनीतिज्ञ के क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले संधि वार्ता, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों के बीच जब किसी विषय पर संधि होता है, संधि मतलब जुड़ना, समझौता का मतलब गिव एंड टेक, सम्मेलन मतलब आपस में विचार विमर्श करना, बात करना, किसी विषय पर सहमति की संभावनाओं को देखना। तो जब कभी भी संधि वार्ताएं होती हैं, संधि वार्ताओं में कूटनीतिज्ञों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोल होता है। आपस में विभिन्न विषयों पर व्यापक रूप में दोनों देशों के प्रतिनिधि चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। जहां पर मतभेद होता है तो मतभेदों को किस प्रकार से दूर किया जाए, ये कूटनीतिक कौशल यहां पर काम आता है। दूसरा है निरीक्षण करना। निरीक्षण कौन करेगा? जो राजदूत हमारे दूसरे देश में निवास करते हैं, या हमारे राजदूत जो दूसरे देश में भेजे जाते हैं, दूसरे देश में रहकर काम करते हैं, वे उस देश की आंतरिक राजनीति का सूक्ष्मता पूर्वक निरीक्षण करते हैं और पूरी रिपोर्ट बना करके अपने देश को सूचित करते हैं। निरीक्षण बहुत जरूरी है। जितने भी हमारे देश में जितने भी राजदूत आवास हैं दुनिया के विभिन्न देशों के, इन सभी राजदूत ये काम करते हैं कि हमारे देश में जो भी घटनाएं घटती हैं, इन घटनाओं के संदर्भ में अपने मूल राष्ट्र को वे सूचित करते हैं। और फिर संरक्षण,
अपने देश के हितों का संरक्षण करना। मान लीजिए उस देश में हमारे देश के विरुद्ध कुछ माहौल बन रहा है, कुछ काम हो रहा है हमारे देश के विरुद्ध, तो उस घटना की सूचना अपने देश को देते हैं। फिर वह उस देश की सरकार उस घटना के बारे में संज्ञान लेते हुए उस देश की सरकार से बात करती है कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सतर्क रहें, हमें चिंता है। जैसे अमेरिका में बीच बीच में कई हिंदुओं की, अभी थोड़ी देर पहले कई भारतीयों की हत्या हुई, सरकार ने संज्ञान लिया और सरकार से सीधे बात किया कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, आप इसको रोकिए। फिर प्रतिनिधित्व, विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना, क्योंकि यही कूटनीतिक प्रतिनिधि ही विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों में भाग लेते हैं, अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और है रस्मी कार्य, औपचारिक कार्य। कई बार इन कूटनीतिक प्रतिनिधियों को उस राष्ट्र में अनेक प्रकार के सम्मेलनों में बुलाया जाता है, बैठकों में बुलाया जाता है, कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, कार्यक्रम में संबोधन करने के लिए बुलाया जाता है, उससे प्रश्न पूछा जाता है, उससे विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। कई बार पार्टी में बुलाया जाता है, कई बार कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जाता है। ये कुछ रस्मी तौर पर ये सब कार्य होते हैं और इन सभी में कूटनीतिक प्रतिनिधि भाग लेता है। यह है कूटनीतिक प्रतिनिधियों के कार्य। अब देखें कूटनीतिकों के साधन क्या हैं। साधन में सबसे पहले अनुनय। देखिए, प्राचीन भारत में राजनीति के 4 चरण माने गए थे: साम, दाम, भेद, दंड। कूटनीतिक प्रतिनिधि इन चारों उपायों का सहारा लेता है। थोड़ा सा इस पर विस्तार से विचार करें। साम, बात करना, विचार विमर्श करना, कहां पर सहमति है कहां पर असहमति है उसको जानना। यदि बात से काम नहीं हुआ, दाम, उसको प्रलोभन देना, उसको खरीदने की कोशिश करना। और स्वाभाविक है, व्यक्ति में आर्थिक प्रलोभन सबसे ज्यादा होता है। यह प्रलोभन आर्थिक भी हो सकता है, अन्य किसी प्रकार का भी हो सकता है, उसको प्रलोभन देना। फिर भी काम नहीं हुआ तो भेद, फूट डालना, और फिर भी काम नहीं हुआ तो दनादन ठोकाई। साम, दाम, भेद, दंड, ये राजनीति के 4 चरण हैं। चरण माने पैर। जिसके 4 पैर होते हैं उसको जानवर कहते हैं। लेकिन मनुष्य 2 पाया है, उसके 2 पैर होते हैं, तो 2 पैर का होना पर्याप्त है। कूटनीति 2 पैरों पर चलता है, साम और दाम। आप अपने दैनिक जीवन में भी देख लीजिए। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से कोई काम पड़ा, आप उसके पास जाते हैं, उन्होंने विनय करते हैं, अपनी बातें उसके सामने कहते हैं, साम। उससे भी काम नहीं हुआ तो दाम, रिश्वत देते हैं। आजकल भारत में बहुत ज्यादा चलता है, हर क्षेत्र में चलता है दाम। दाम से भी यदि उसने आपका काम नहीं किया तो भेद, फूट डालो, शासन करो, उसके गोपनीय रहस्यों को उजागर करना, उसको ब्लैकमेल करना, उसको अलग थलग कर देना, उसके विरुद्ध बड़े अधिकारियों के कान भरना, भेद। फिर भी नहीं हुआ तो दनादन ठोकाइए। ये 4 चरण। लेकिन कूटनीति का संबंध है साम और दाम से, तो अनुनय करना। दूसरा है समझौता करना, ये उसके साधन है। पहले अनुनय विनय, यदि वह मान गया समझौता। यदि समझौता नहीं हो पाया तो, यदि आपके अनुनय को उसने ठुकरा दिया तो फिर आता है शक्ति की धमकी, बल प्रयोग की धमकी। यह बल प्रयोग या शक्ति अनेक प्रकार से हो सकता है।
जैसे रूस ने यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में जिन यूरोपियन देशों ने रूस का विरोध किया था, उसने कहा कि सबको मैं गैस भेजना बंद कर दूंगा, और उसने बंद किया, और इसीलिए यूरोप में इतना बड़ा ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ। शक्ति या बल प्रयोग की धमकी। बल प्रयोग मतलब सीधे आक्रमण, और शक्ति का मतलब है अनेक प्रकार की शक्तियों का उपयोग करके उसको झुकने के लिए या हमारा समर्थन करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये इसके साधन है। और इस प्रकार से राजनय या कूटनीति युद्ध की संभावनाओं को दूर करता है। किसी भी राष्ट्र के साथ 3 प्रकार की बातें हो सकती हैं। राजनयिक संबंध होगा, या युद्ध होगा, या उसका परित्याग होगा। कैसे? राजनयिक संबंध है मतलब 2 देशों के बीच संबंध है, अच्छे संबंधों में अच्छापन लाया जा सकता है, ये राजनयिक संबंध। यदि राजनयिक संबंध खराब होते हैं, युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। और यदि आप दोनों चीजें नहीं चाहते हैं, क्या होगा? उस राज्य का बाइकाट कर देंगे, जा हम तेरे से संबंध को तोड़ते हैं, ये परित्याग। लेकिन परित्याग की संभावना बहुत कम होती है। राजनय और युद्ध ये सब चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। युद्ध हो तो बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं। मूल बच जाता है राजनय। मतलब हम आपसे बात करते रहेंगे, और बात करते करते हम किसी न किसी अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे, और जो दोनों देश के हित में होगा। और इस प्रकार से राजनय का उद्देश्य है, राजनय का काम है बात करना, शांति की संभावनाओं को स्थापित करना, और युद्ध की संभावनाओं को रोकना। आज के जमाने में युद्ध को रोकना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और यदि कूटनीतिक वार्ता असफल हो जाती है तो युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। भारत और चीन के बीच जितने स्तर की वार्ताएं हुई, इन वार्ताओं का कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि चीन की कुटिलता इसमें बाधक बनकर आई। इतना होने के बावजूद भी पंडित नेहरू को यह गुमान भी नहीं था कि चीन कभी हम पर आक्रमण करेगा। उनको संभावना थी, उनको यह अंदाज था कि पाकिस्तान आक्रमण करेगा। चीन के आक्रमण के बारे में उनको सपने में भी संभावना नहीं दिखती थी। लेकिन उसी चीन ने भारत की पीठ पर छुरा भोंका, क्योंकि कूटनीतिक वार्ताओं का कोई परिणाम नहीं निकला। तो इस प्रकार से राजनयिक संबंधों की स्थापना में कूटनीतिक वार्ताओं का, कूटनीति का बहुत ज्यादा महत्व है। यह मतभेदों को दूर करता है और शांति की स्थापना करता है, युद्धों की संभावनाओं को रोकता है। और इस व्याख्यान के साथ ये चैप्टर ये पूरा हुआ। अब हम चलेंगे, जब पूरी दुनिया में हम लोग घूम लिए, अब चलेंगे भारत की विदेश नीति में, और इसकी चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। आपको धन्यवाद।